अच्छा गुरुजी, आपने एक प्रश्न के जवाब में कायस्थों के विषय में बताना शुरू किया था। तो कुछ एक बात आप बता चुके थे, पौराणिक जो आख्यान है, इतिहास है, उसके बारे में आपने बताया था। तो उसके आगे फिर आज आप बात शुरू करें। हाँ, उस दिन हम बता रहे थे चित्रगुप्त जी की संतान है कायस्थ। अब चित्रगुप्त जी का वर्णन सभी भविष्य पुराण में बहुत ज़्यादा है। गरुड़ पुराण में बहुत पूरा एक चैप्टर ही चित्रगुप्त जी का वर्णन है। कहाँ चित्रगुप्त जी का निवास है, क्या काम करते चित्रगुप्त जी, और यमलोक जाने से पहले चित्रगुप्त जी के यहाँ से होकर जाना पड़ता है। तो ऐसे कई पुराण, स्कंद पुराण है उसमें चित्रगुप्त जी का। तो चित्रगुप्त जी की संतान है कायस्थ। और चित्रगुप्त जी का भी हमने बताया था कि चित्रगुप्त जी को जब ब्रह्मा ने उत्पन्न किया अपने शरीर से, तो उनके हाथ में लेखनी और कलम थे। तो लेखनी और कलम ही उन्होंने कायस्थों को कहा कि यही तुम्हारा पेशा रहेगा, यही तुम काम करोगे। तो कायस्थ हमेशा से मुंशी रहे, लेखाकार, जिसको आज मिनिस्टीरियल स्टाफ और ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, वो सारी कायस्थों के हाथ में रही। कायस्थ ही सारे दफ्तरों में काम करते थे। इसके बारे में भी हमने बताया था कि अप्रत्यग्राही ब्राह्मण जो थे, जिन्होंने श्राद्ध खाना बंद कर दिया था और कफन बेचना बंद कर दिया था। 13वीं में कपड़े ले लिए कफन और उसे बेच दिए, और उसके बाद निकायों में जाके स्थिति हो कर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। तो ब्राह्मणों ने इनको त्याग दिया। जो पैसा लेकर के और नौकरी सेवा करता है वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। लेकिन कायस्थों ने इसको चैलेंज किया, चुनौती की। सुप्रीम काउंसिल तक, इंग्लैंड तक वो केस गया। सारा केस हिंदू कोड बिल के पहले अध्याय में है। बोलो, उस केस में उन्होंने कह दिया कि कायस्थों को आप शूद्र नहीं घोषित कर सकते। आप जो सारा उदाहरण दे रहे हो, वो ये उदाहरण दे रहे हो कि ये यज्ञोपवीत नहीं पहनते। और कायस्थों ने कहा कि हमें यज्ञोपवीत की वर्जना नहीं, हम तो पहनते हैं। जब यज्ञ होता है, जब शादी होती है कायस्थों में, तो बच्चे को पहले यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। तो इसलिए हमारे पास कोई वर्जना शास्त्र में नहीं है, इसलिए हम शूद्र नहीं बन सकते। तो कायस्थ जो थे वो ब्राह्मणों में से निकले। ब्राह्मणों ने निष्कासित किया, लेकिन ब्राह्मण उनको नीचे गिराना चाहते थे। इन्होंने कलम और दवात हाथ में ले लिया। अब चित्रगुप्त जी की जो है 2 जगह शादी हुई थी, विवाह हुआ था। एक तो बहुत बड़े ऊंचे ऋषि थे, सुशर्मा ऋषि। सुशर्मा ऋषि ने अपनी कन्या यमराज के कहने से और चित्रगुप्त जी को ब्याह दी थी। एरावती उसका नाम था। तो जब उन्होंने देखा कि ये कन्या इसको ब्याह दी गई है, तो भगवान शंकर ने आकर के, और सूर्य देव मुनि थे, उनकी पौत्री जो थी नंदिनी, वो इसकी सहेली थी एरावती की, उन्होंने नंदिनी का विवाह भी चित्रगुप्त जी के साथ कर दिया। तो चित्रगुप्त जी की 2 पत्नियां थीं। एक एरावती जो कि सुशर्मा ऋषि की कन्या थी, और एक ही सूर्य देव मुनि जो थे। बहुत सारे पुराणों में तो उनको सूर्य देव ही लिख दिया कि सूर्य की पुत्री थी। वो सूर्य की पुत्री नहीं थी, एक ऋषि थे वो सूर्य देव ऋषि जो थे, उनकी पौत्री थी वो इसकी सहेली थी एरावती की। तो ये इसकी शादी थी। तो 2 शादियाँ हुई। उन 2 शादियों से 12 पुत्र पैदा हुए। पहले चित्रगुप्त जी को भी पृथ्वी पर भेजा था इन ऋषियों की कन्याओं की, तुम पृथ्वी पर जाके और वहाँ मेरी जो सृष्टि है इसकी वृद्धि करो, संतान उत्पन्न करके, और इसकी वृद्धि करके संसार में जब वो चारों तरफ फैल जाए, तब तुम लौट करके यहाँ अपना आसन यमलोक में संभाल लेना। तो चित्रगुप्त जी ने 12 पुत्र पैदा किए, उनको अलग अलग जगह भेज दिया। जो एरावती थीं, जो बड़ी थीं, उनके 8 पुत्र पैदा हुए। माथुर, सक्सेना, भटनागर, निगम, अम्बष्ठ, कुलश्रेष्ठ, गौड़, करण का, इस तरह 8 बच्चे
उनके हुए। अब ये 8 बच्चों के भी आगे संतानें हुई, और जो छोटी वाली थी उनके 4 बच्चे हुए। अस्थाना, श्रीवास्तव, वाल्मीकि और सूरजध्वज, 4 बच्चे उनके हुए। ये 12 ही बच्चों की संतानें सारे कायस्थों में हैं। अब अलग अलग जगह इनको भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था सारी सृष्टि पैदा करके। श्रीवास्तव जो थे उनको श्रीवस्ती में भेज दिया गया कि तुम वहाँ जा कर के सारा दफ्तरों का काम, जितने निकाय हैं तुमका। जो माथुर थे उनको मथुरा के आसपास सारा भेज दिया गया। आज भी माथुर मथुरा के आसपास ज़्यादा हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह उनको बांट दी गई, लेकिन सारे काम जो है कायस्थ तो मुंशीगिरी का ही करते रहे। लेखा काम करना, दफ्तरों का काम सारी जगह। और सारे शास्त्रों में यही मिलता है। पटवारी तो खारिज, जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, वो यानी जिनको पटवारी कहते हैं, पटवारी तो सारे ही कायस्थ होते थे। कायस्थ माने जो निकाय में आश्रित होकर रेवेन्यू का काम देखता है, लगान का काम देखता है, तो निकाय में काम करता है वो। और निगमों में काम करता है, बहुत सारे निगम, काउंसिल ये जो होती है नगर निगम और फलाने में। तो निगमों में और निकायों में कायस्थों ने बहुत काम किया। ये कायस्थों की संतानें सारी आज चल रही हैं। इनके फिर और छोटे हिस्से हो गए। कर्ण कायस्थों को बिहार में भेज दिया, बिहार में बहुत सारे कायस्थ हो गए। जो गौड़ कायस्थ थे, जो गौड़ थे, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर प्रभु नाम के जो जाति है वो गौड़ों का ही है। तो वहाँ जाके ये कहने लगे, प्रभु कहलाने लगे ये जो थे। जब ये बंगाल के अंदर गए, बंगाल में ब्राह्मणों से दुगने कायस्थ हैं। जितने जैसे उत्तर प्रदेश में है कि कायस्थ ब्राह्मणों का 5वां हिस्सा है। यूपी में जितनी ब्राह्मणों की पॉपुलेशन है उसका 1/5 कायस्थ हैं। लेकिन बंगाल में बिल्कुल इसका उल्टा है। बंगाल में कायस्थों की संख्या ज़्यादा है और ब्राह्मण उनसे आधे हैं का बंगाल के। क्योंकि कायस्थ सारे ब्राह्मण, जो बंगाल का राज्य था दूर तक फैला हुआ था, वहाँ सारे जितने भी अफसर थे सब कायस्थ ही थे। कन्नौज से उसने, बंगाल के राजा ने कहा कि अच्छे विद्वान पढ़े लिखे लोग मेरे यहाँ राजकाज संभालने के लिए भेजो। तो ये जो थे, जब ये वहाँ पहुँचे, कर्ण कायस्थ और सूरजध्वज कायस्थ, तो ये वहाँ बंगाल के हिस्सों में बट गए। तो 4 का बंगाल में इनके 4 हो गए, बोस, घोष, दत्त और मैत्रा। और यही लोग जब उड़ीसा की तरफ गए, कर्ण कायस्थ तो उड़ीसा में गए, तो इनका एक हिस्सा उड़ीसा में मोहंती नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनका एक पुत्र मोहंती था। उड़ीसा में मोहंती नाम से माने जाते हैं। गुजरात में प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल में घोष, बोस, दत्त और मैत्रा इस नाम से। तो ये कायस्थों ने सारी भूमि को, जैसे चित्रगुप्त जी को आज्ञा दी थी कि 100 अपनी संतान से सारी भूमि को आच्छित करके और तुम स्वर्गलोक में आके कलम दवात का काम संभाल लो। तो चित्रगुप्त जी वहीं बैठे हुए हैं, अपना काम संभाले हुए सारे दुनिया का। इतिहास में भी यही है कि कायस्थ लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी अगर हिंदुस्तान में है तो कायस्थ हैं। इतिहास वालों ने, बड़े बड़े इतिहास वालों ने इस बात को माना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हेड थे, बहुत ऊंचे इतिहासज्ञ हैं, दुनिया में उनका बहुत ऊंचा नाम है। और वो इंडियन काउंसिल ऑफ के जो हेड थे हबीब, उनके बहुत निकट रहे वो सारे हिंदुस्तान में, एस.आर. शर्मा। तो एस.आर. शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि कायस्थ मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी है इंडिया की। तो उन्होंने लिखा कि जब और मोस्ट प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। सिविलाइजेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कल्चर्ड और सिविलाइज लोग जो मिलेंगे वो कायस्थ से मिलेंगे। कायस्थों के घरों में जो सारे मिलेंगी चीज़ें वो ऐसी मिलेंगी कि बिल्कुल जहाँ मिलेगा पूरा सभ्य घर, जैसे बड़ा प्रोग्रेसिव घर है। तो उन्होंने कहा ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए प्रोग्रेसिव रहे कि जब मुसलमानों का हिंदुस्तान में ज़माना आया तो मुसलमानों ने क्या किया, एकदम संस्कृत हटा दी और पर्शियन को राजकाज की लैंग्वेज बना दिया।
तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने पर्शियन का बहिष्कार कर दिया, मुसलमानों की लैंग्वेज है ये। लेकिन कायस्थों ने कहा कि अगर बड़ी बड़ी पोजीशनें हासिल करनी है, वज़ीर बनना है, मंत्री बनना है, अमात्य बनना है, दफ्तर के अंदर IAS ऑफिसर की तरह कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, तो पर्शियन पढ़नी पड़ेगी। तो कायस्थों ने बड़े बड़े पर्शियन के विद्वान पैदा किए और सारे मुग़ल दरबार में और रियासतों में, लखनऊ का बहुत बड़ा रियासत था। बंगाल में शुजाउद्दौला का इतना वो तो थे ही, बंगाल में तो कायस्थ आज भी ब्राह्मणों से दुगने हैं। तो हर का उसमें जहाँ जहाँ हैदराबाद तक में, हैदराबाद ने भी यहीं से बुलाए कि ऐसे लोग भेजो जो फ़ारसी के बड़े विद्वान हों। तो हैदराबाद की इतनी बड़ी रियासत में भी जाकर काम संभालने वाले। तो उसने इतिहास का वर्णन देकर बताया कि कायस्थ और औरंगज़ेब के ज़माने में आते आते तो कायस्थों का ये हो गया कि दूसरे लोग कायस्थों के और मुसलमानों के अलावा नौकरी नहीं मिलती थी। तो वहाँ कुछ लोग जो थे उन्होंने पढ़नी शुरू की फ़ारसी, और गैर मुस्लिम लोग जो थे वो नौकरी के लिए पहुँच गए कि हमें भी नौकरी दी जाए। तो उन्होंने लिख दिया, बादशाह ने हुक्म कर दिया, तिफले बक्काल फ़ारसी खास्त, कोई बनिए का, बक्काल माने बनिया, कोई बनिए का बेटा अगर आकर के कहे कि मैंने फ़ारसी पढ़ी है, मुझे नौकरी दो, तो फिर तिफले बक्काल फ़ारसी खास्त नुत्फ़ा कायस्त या मुसलमान, तो वो बनिया नहीं है। या तो नुत्फ़ा माने बीज, या तो वो किसी कायस्त का बीज है या किसी मुसलमान का बीज है, दो गला है वो, क्योंकि और कोई आदमी हो ही नहीं सकता जो फ़ारसी का आलिम बना हो। तो ये बहादुर शाह के ज़माने तक तो यही हालत रही इनकी। जब तक मुग़लों का राज रहा, सारे जितने जो बड़े बड़े पद थे उन पर या मुसलमान रहे फ़ारसी ना, और या कायस्थ रहे। आगे आकर के औरंगज़ेब का जब नाश होना शुरू हो गया था, तब कुछ ब्राह्मण बहादुर शाह के ज़माने में और अकबर शाह सानी के ज़माने में फ़ारसी के विद्वान पहुंच गए थे और उनको अच्छी नौकरियां दे दी गई थी, लेकिन फिर भी वर्चस्व कायस्थों का ही था। अब वो शर्मा जी लिखते हैं कि 1823 में अंग्रेज़ आ गए। मैकॉले ने कहा कि वाइट कॉलर जॉब, यानी बाबूगिरी की नौकरी, और बाबू से ऊपर जितने हैं वो उन्हीं को मिलेगी जो अंग्रेजी ना होंगे। अंग्रेज़ी पढ़ो तब तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि सरकारी कामकाज की भाषा वो बना दी। तो कायस्थों ने एकदम अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू कर दी। कायस्थों के घर की औरतें भी अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए जाने लगीं। तो ब्राह्मण सभा ने, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जो अंग्रेज़ी स्कूलों में जाकर के अंग्रेज़ी पढ़ेंगी औरतें, उनको क्रिस्तान घोषित कर दिया जाएगा, हिंदू धर्म से निकाल दिया जाएगा। तो कायस्थों ने चुनौती स्वीकार की, उन्होंने निकाल दो हमें हिंदू धर्म से, लेकिन हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे और अंग्रेज़ी पढ़ के ऊँचे ऊँचे पद प्राप्त करेंगे। दिक्कत पड़ गई महादेव गोविंद रानाडी को। वो अपनी लड़की को चाहते थे कि वह विदेश में जाकर के एक अच्छी शिक्षा, मेडिकल साइंस वगैरह पढ़ के आए। यहाँ अंग्रेज़ी में पढ़ाऊँगा तो ब्राह्मण वही कर देंगे, तुम क्रिस्तान हो गए इसलिए निकाल दो। तो उन्होंने अपना एक अलग स्कूल अपने पैसे से खुलवाया और उसमें हिंदू टीचर रखे जो अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले थे। एक भी क्रिश्चियन टीचर नहीं। आज वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, NSD यूनिवर्सिटी, वीमन यूनिवर्सिटी बम्बई की। तो महादेव गोविंद राणा जी पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी लड़की को अंग्रेज़ी शिक्षा दिलाई। 1884 में ब्राह्मणों की आँख खुली कि बड़े बड़े पदों पर तो ये कास्ट छा गए, इनकी घर की औरतें जो हैं बड़ी विद्वान बन गईं। तो ब्राह्मणों ने पाबंदी हटा ली। तो SR शर्मा लिखते हैं कि जब तक ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू की, तब तक कायस्थों की 3 पीढ़ियाँ अंग्रेज़ी पढ़ चुकी थी। अंग्रेज़ी पढ़ करके इनके घर की औरतें भी वेल क्वालिफाइड हो गई थी सारी की सारे। लेकिन सबसे बड़ी बात कहा कि कायस्थों ने अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं अपनाई। उसने कंडेम भी किया है
उन लोगों को जिन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद अपनी वेशभूषा ही बदल दी। कोई जीन्स पहनने लगी औरतें, कोई कुछ पहनने लगी। तो उन्होंने कहा इसलिए ब्राह्मणों का कहना तो ठीक था कि अगर तुम्हारी औरतें अंग्रेज़ी पढ़ेंगी तो हम उनको क्रिस्तान घोषित करके निकाल देंगे, क्योंकि वो रोक नहीं सकी। तो उसने कहा इट इज़ ओनली कास्ट फैमिलीज जहाँ औरतों ने अपनी भारतीय ड्रेस, भारतीय परंपराएं, भारतीय तीज त्यौहार कायम रखे और फिर भी अंग्रेज़ी पढ़ी। तो बड़ी प्रोग्रेसिव को जाती है। जब मंडल कमीशन बना तो बैकवर्ड कम्युनिटियों की बात होने लगी कि बैकवर्ड कम्युनिटी जो हैं, बैकवर्ड क्लास, इनको रिजर्वेशन दो। तो कुछ लोगों ने कहा कि कायस्थ जो है इनकी जगह छीन ली लोगों ने। कायस्थों का काम तो जो ख़ास तौर से उन्होंने कहा जो पश्चिमी पंजाब से लोग आए हैं उनको प्रेफरेंस दी गई सरकारी नौकरी में। तो सरकारी नौकरी का काम तो कायस्थों का था और वो लोग छा गए। तो कायस्थों को चाहिए अपने आप को बैकवर्ड घोषित करा लें और रिजर्वेशन कर लें। तो पहले तो मंडल कमीशन के जो हेड थे उन्होंने लिख दिया कि कायस्थ जो हैं हर ज़माने में इतने हाईली एजुकेटेड और बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं कि हम इनको कभी भी बैकवर्ड घोषित नहीं कर सकते। फिर कायस्थ सभा, अखिल भारतीय कायस्थ सभा ने भी कहा कि लोग पैसे के लालच में अपने आप को नीच घोषित कर रहे हैं। कहते जो लोग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं, सब हैं, संपन्न हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, वो भी अपने आप को बैकवर्ड घोषित कर रहे हैं। लेकिन कायस्थ कौम ये है कि पैसे के लिए नीचे नहीं गिर सकती। हम अपने आप को बैकवर्ड नहीं घोषित कराएंगे। तो कायस्थों ने उस समय भी अपने आप को बैकवर्ड घोषित कराने के लिए बात भी नहीं की। और इधर मंडल कमीशन ने भी कह दिया कि हाईली एजुकेटेड लेडीज़ जो हैं ख़ास तौर से, वो कायस्थों की लेडीज़ बहुत ही हाईली एजुकेटेड मिलती हैं, तो हम इनको कभी बैकवर्ड कैसे मानेंगे। अब यहाँ तो इस बात पे झगड़ा हो गया था, लेकिन वो कटु बात है, उसको सुनाने की बात नहीं है। कटु बात पे बड़ा झगड़ा हो गया था ऐसी बात पर, क्योंकि यहाँ के आदमियों को पता नहीं कि भाई हरियाणा में कायस्थ जो हैं, भटनागर कायस्थ तो हैं हरियाणा, पंजाब में तो कायस्थ होते ही नहीं। तो वो तो समझते थे कायस्थ कोई बैकवर्ड कम्युनिस्ट है, लेकिन इन्होंने मंडल कमीशन ने क्लियर लिख दिया कि कायस्थ कभी बैकवर्ड नहीं हो सकते, इसलिए इनको हम बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं बोलते। तो इस तरह से कायस्थों का जो सारा इतिहास है बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है।